अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब जो आपका खैरियत होंगे। आजकल जो है वो फार्म्स के ऊपर और बाकी फील्ड में एक बड़ी कॉमन जो है वो कंडीशन देखने में आ रही है। तो आज हम उस कंडीशन को लेके जो है उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। मेडिकल के टर्म में इसको अडर ओडिमा कहते हैं, लेकिन फार्मर हजरात या आम ज़ुबान में हम इसको कह सकते हैं कि हैवाने के अंदर जो है वो पानी का या फ्लूइड का भर जाना। तो ये बेसिकली जो है वो कोई इन्फेक्शन नहीं होता और ना ही कोई डिज़ीज़ होती है। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिस तरह मिल्क फीवर जिसको सोता का बुखार कहते हैं, इसी टाइप की जो है वो ये एक कंडीशन है। और ये मोस्टली जानवर की पार्चुरेशन के या सुबह के 2 से 3 दिन या मैक्सिमम 1 हफ्ते से लेकर सुबह के दौरान और सुबह के बाद जो ये देखने में आती है। ये भी कंडीशन जो है ये ज़्यादातर जो है वो हीफर्स में, मतलब वो बच्चियाँ जो पहली दफ़ा जो है वो प्रेग्नेंट होती हैं और अपना सुबह देती हैं, उनमें ये कंडीशन ज़्यादा है। तो इसकी भी बहुत बड़ी रीज़न है इसके पीछे कि ओल्डर काउ या तीसरे या चौथे सुबह की गाय जो है उसमें ये कंडीशन क्यों नहीं देखी जाती ज़्यादा, हीफर्स में या पहले बच्चों में क्यों ये कंडीशन होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये कैटल्स में, गायों में ज़्यादा होती है। भैंसों वगैरह के अंदर जो है ये कंडीशन जो है अब तक देखने में नहीं आई। तो इसमें होता क्या है कि जानवर के हवाने के अंदर जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस होती हैं, खला होते हैं, मिल्क सिंथेसिस, दूध पैदा करने वाले जो सेल्स हैं उनके दरमियान जो स्पेसेस होती हैं वहाँ पे पानी जमा होना शुरू हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और फ्लूइड के एक्यूमुलेशन की वजह से हैवाने का साइज़ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इसकी सबसे कॉमन सी डायग्नोसिस ये है कि आप इस स्वेलिंग पे अपना हाथ या हथेली रखेंगे तो वो आपको गर्म महसूस नहीं होगा, वो बिल्कुल कोल्ड या नॉर्मल उसकी जो है वो सेंस ऑफ कह लें वार्मथ होगी। और उसको जब आप प्रेस करेंगे अपनी फिंगर से तो आपको ऐसे ही लगेगा, आपकी फिंगर्स अंदर इंसर्ट होना शुरू हो जाएंगी। ये ऐसे ही है, सादा ज़ुबान में हम अक्सर समझाते हैं कि जिस तरह गीले आटे वगैरह के अंदर जब आप अपनी फिंगर इंसर्ट करते हैं तो अंदर जो पिट्स या गड्ढे से बन जाते हैं, उसी तरीके से जो है वो ये इस किस्म की स्वेलिंग होती है। ये हार्ड नहीं होती, सॉफ्ट होती है। और फार्मर हजरात जब उसको लेकर फिर परेशान होते हैं कि कहीं हमारे जानवरों को जो है वो साड़ू का अटैक तो नहीं आ गया, क्योंकि साड़ू की कंडीशन से बिल्कुल डिफरेंट एक अलग मैटर है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। कुछ जो है वो न्यूट्रिशनल है, ग़िज़ाई फैक्टर्स हैं इसमें, कुछ मैनेजमेंटल हैं, कुछ हेरिडिटरी हैं, वरासती हैं। तो हम इन सब को लेके डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशनल फैक्टर में सबसे ये इम्पोर्टेंट है कि आखिरी अयाम के अंदर, आखिरी दिनों के अंदर जब आप अपने जानवर को साल्टी जो है, मतलब कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट, उसमें सोडियम, पोटाशियम या नमक वगैरह जो है वो ज़्यादा डाल रहे हैं। इसके अलावा फॉडर वगैरह के अंदर जो है वो आपने हाई ग्रेन कंसनट्रेट, मतलब उसको आपने वंडा बहुत ज़्यादा डाला है या टुकड़े या साबुत दाने वगैरह जो हैं वो देती हैं। तो इंक्रीज़ कंसनट्रेट फीड, इंक्रीज़ ग्रेन ओवरलोड की वजह से भी ये हमें जो है वो मिलती है। लो फाइबर डाइट के होने से भी खुराक के अंदर जो है वो फाइबर जो है वो कम है, उसकी वजह से भी ये कंडीशन जो हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखने में मिलती है। लास्ट मंथ के अंदर जब प्रेगनेंसी अचीव हो जाती है तो उसके अंदर इंक्रीज फीटल ग्रोथ की वजह से अडर के अंदर, हैवाने के अंदर जो उससे ब्लड की सर्कुलेशन है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है और उसकी वजह से फ्लूइड वहाँ पे, पानी वहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। ये बहुत बड़ी रीज़न है कि फर्स्ट के अंदर, ख़ास तौर पे अडर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन का जो सिस्टम है वो अंडर डेवलप होता है, वहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन इतनी नहीं होती। उसकी वजह से हीफर्स में, पहले मच्छियों के अंदर जो है वो ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखने में आती है। इसके अलावा लास्ट कुछ डेज़ के अंदर जो है जो क्लोस्ट्रम होती है, बोली जिसम कहते हैं, उसके अंदर
एनिमल जो है वो प्रोटीन्स को एक्यूमुलेट होना, जमा करना शुरू कर देता है। तो ब्लड के अंदर अल्टीमेटली जानवर के ब्लड के अंदर जो प्रोटीन है वो कम होना शुरू हो जाती है। हाइपोप्रोटीनीमिया की वजह से ब्लड के अंदर, खून के अंदर पानी का जो तनासुर होता है वो मेंटेन रखना, उसको बरकरार रखना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है। हाइपोप्रोटीनीमिया की वजह से भी ये फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है। ये ज़्यादातर हमें हवाने की बिल्कुल बेस पे, और उससे अगर सीवियर कंडीशन हो जाए तो हवाने से अगली साइड पे नेवल की तरफ जो है वो हमें देखने में मिलती है ये कंडीशन। और इस कंडीशन के अंदर जो है वो मिल्किंग जानवर की पार्चुरेशन के बाद कोलोस्ट्रम निकालने के लिए या मिल्किंग वैसे करने के लिए बड़ी ही कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है। इवन के काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैस मालूम होता है इसके अंदर। जानवर को वॉक करने में, चलने में बड़ी दुश्वारी होती है, और इस कंडीशन के अंदर जानवर का जो हवाना होता है वो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है किसी भी किस्म की इंजरी पे। कोई ऐसी खारदार चीज़ जो है वो उसके उस जगह से फिर गई तो लैसरेशन हो सकती है, मास्टाइटिस का काफ़ी इशू हो जाता है। और अगर हम इस कंडीशन को ना लेके चलें तो कंप्रोमाइज़ हो जाती है मिल्क की प्रोडक्शन अपनी, क्योंकि वो उस जगह जहाँ पे मिल्क में जो सिंथेसाइज होना है वहाँ पे जब फ्लूइड पानी एक्यूमुलेट हो जाएगा तो उसकी स्पेस ही नहीं बनेगी दूध की प्रोडक्शन में और दूध को लेट डाउन करने में। इसके अलावा हाँ, कुछ हेरिडिटरी फैक्टर्स भी हैं, वरासती भी होता है कि अगर माँ में ये प्रॉब्लम है तो अल्टीमेटली चांसेस हैं कि उसकी बच्ची के अंदर भी जो है वो ये प्रॉब्लम जो है वो परसिस्ट करेगा। न्यूट्रिशनल फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें मैंने पहले भी कहा कि सोडियम और पोटाशियम आइंस के ज़्यादा होने की वजह से ये होती है कि पानी जो है वो खारा जानवर पी रहा है, या कुछ खुले के अंदर जो है वो आपने जो जानवर आपके बिल्कुल तैयार हैं उनमें आपने नमक की डली हुई है, उसकी वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसकी मैनेजमेंट और इसका ट्रीटमेंट जो है इसमें दो इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजीज़ हैं। एक कि प्री पार्टम है या पोस्ट पार्टम, मतलब डिलीवरी या पार्चुरेशन के पहले अगर आपने इसको सॉल्व करना है तो उसमें आपने एक अलग प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, और अगर पार्चुरेशन के बाद या डिलीवरी के बाद इस कंडीशन को आपने हल करना है तो उसमें कुछ और होता है। इसमें तीन बेसिक किस्म की मेडिसिन यूज होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट वन जो है वो डायूरेटिक्स हैं। डायूरेटिक्स ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि यूरिन की आउटपुट को, यूरिन की प्रोडक्शन को जो है वो तेज़ कर देती हैं, कि क्योंकि जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ पड़ा है बॉडी की जगह के ऊपर एबनॉर्मली, उसको हमने वहाँ से निकालना है। वहाँ पे क्या होगा, डायूरेटिक्स जो है वो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को इन्हांस करेंगे, और गुर्दों के ज़रिए जो है वो सारे का सारा फ्लूइड जो है वो यूरिन के ज़रिए, पेशाब के ज़रिए जो है वो जानवर की जिस्म से बाहर निकलेगा। इसके अलावा एंटीहिस्टामीन्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। इसमें क्लोरोफेनामिन वेरिएट है, मेप्राजोल वेरिएट है, क्योंकि जो हिस्टामीन्स होती हैं ये ब्लड की जो खून की बारीक बारीक शरेयानें होती हैं वहाँ से फ्लूइड को निकालने में हेल्प करता है। तो जब ये इसकी सिंथेसिस को हम रोक देंगे, हिस्टामिन के प्रोडक्शन को रोक देंगे, तो ये भी कंडीशन काफ़ी हद तक जो है वो सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा पेन वैसे तो महसूस तो नहीं करता, लेकिन अगर कंडीशन ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलती रहे तो इसमें जानवर जो है वो इंजरी की वजह से जो है वो उसको पेन की काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो हम इसमें पेन किलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें किसी भी किस्म का एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, कोई एक्शन के चांसेस इसमें नहीं होते। अगर हम टाइम के साथ जो है वो इस कंडीशन को सॉल्व अप कर लें तो एंटीबायोटिक का यूज़ जो है वो इसमें किसी भी मंतक के तहत इस्तेमाल नहीं करना होता। हाँ, अगर अडीमा के बाद जो है कंडीशन अगर आपने अननोटिस्ड रखी है तो मास्टाइटिस के चांसेस हैं, दूध जो है उसके अंदर चेंजेस आना हो चुकी हैं, तो फिर आप उसमें एंटीबायोटिक जो यूज़ करेंगे। तो इसमें सबसे बेसिक स्ट्रेटजी यही है कि आप आखिरी दिनों के अंदर अपने जानवरों को साल्ट जो है, नमक वो महदूद रखें उनके लिए, जिसमें इसके अलावा आप हाई कंसनट्रेट डाइट जो है ये इसमें आप ग्रेन्स कह दें, दलिया, दाना वगैरह, ये भी आप कम कर दें। फाइबर वाली खुराक उसको दें, जो कि ड्राई ऑफ पीरियड के अंदर जानवर को जब हम खुश करते हैं तब हम मोस्टली उसको ड्राई लेवल पे ही रखते हैं। ड्राई फॉडर उसमें हे आ जाती है, उसमें वेस्ट आ जाती है। तो इस कंडीशन